वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे 12th फिजिक्स का हम लोग वह चैप्टर देख रहे थे 9th चैप्टर, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर चुके थे, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखे थे कि वह अगर फोकस पर बनता है तो वो चीज़ क्या होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तब क्या बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है तो क्या बनता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, देखिए दिया है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब बोल रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। किस पर बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ये बीच में बनता है। और दूसरा क्या होता है कि यह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और जो तीसरा चीज़ है वो क्या है, उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो इस चीज़ में हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह वस्तु से बड़ा होता है तथा उल्टा होता है तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा क्या बनता है आप लोगों का, वास्तविक बनता है। तो इस चीज़ को आप लोग 1 बाय 1 करके याद रखिएगा कि पहला जो होता है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, और जो दूसरा होता है वह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, तीसरा उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। जब भी उल्टा रहेगा तो क्या बनेगा आप लोगों का, वास्तविक ही बनेगा। तो ये फोर्थ नंबर में हम लोग देख लिए कि वस्तु जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच स्थित होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। क्लियर। आगे देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो तब क्या बनता है, जब वस्तु फोकस पर हो तब क्या बनता है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। और दूसरा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और जो तीसरा होता है उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है तथा उल्टा और क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा और क्या बनता है, वास्तविक। तो जब क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जाता है कि जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है, ये वस्तु से बहुत बड़ा बनता है तथा उल्टा बनता है और क्या बनता है, वास्तविक बनता है। आगे का जो कंटेंट है वो है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तब क्या बनता है। तो इस चीज़ को देखते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के क्या हो, बीच स्थित हो, तब क्या बनता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और दूसरा
वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और जो तीसरा है वो क्या है, सीधा तथा आभासी बनता है, सीधा तथा आभासी बनता है। क्लियर। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, जब वस्तु कहाँ पर स्थित होता है, फोकस पर, और कहाँ पर स्थित होता है, ध्रुव के बीच पर स्थित होता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तब जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है तथा सीधा तथा आभासी बनता है। क्या क्या बनता है, सीधा तथा क्या बनता है, आभासी बनता है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो पहला दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा वस्तु से बड़ा बनता है, और जो तीसरा बनता है वह क्या बनता है, सीधा तथा आभासी बनता है। जो तीसरा बनता है वो क्या बनता है, सीधा तथा क्या बनता है, आभासी बनता है। क्लियर। और फर्स्ट क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, और तीसरा बनता है सीधा तथा क्या बनता है, आभासी बनता है। तो ये आपका 6ठे नंबर का है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तब की स्थिति है ये। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी को, देखते हैं कि चिन्ह प्रॉपर्टी किस तरीके से लिया जाता है, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लिया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला, दर्पण से वस्तु की दूरी, फर्स्ट दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आदि नापने की कई चिन्ह प्रॉपर्टियां हैं। यहाँ केवल नई निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार से हम लोग क्या क्या चीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, यहाँ पर देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखते जाइए आप लोग। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आदि नापने की कई चिन्ह प्रॉपर्टी, आदि नापने की कई चिन्ह प्रॉपर्टियां हैं, कई चिन्ह परिपाटियां हैं, कई चिन्ह परिपाटियां हैं। यहाँ केवल नई निर्देशांक चिन्ह परिपाटियां हैं, यहाँ केवल नई चिन्ह परिपाटियां हैं, नई निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का वर्णन किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो पहला होता है इसका, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। जो आपका प्रकाश किरण होता है, जो आपका क्या होता है, प्रकाश किरण होता है, सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। जबकि प्रकाश किरण होती है सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है, बाईं ओर से आपतित की जाती है, बाईं ओर से आपतित की जाती है, बाईं ओर से आपतित की जाती है। दूसरा क्या होता है आप लोगों का भाई, प्रत्येक दूरी दर्पण के साथ ध्रुव से नापी जाती है, प्रत्येक दूरी दर्पण के साथ। तो यहाँ पर लिखिए
प्रत्येक दूरी, आपका जो प्रत्येक दूरी है वह क्या हो जाएगी, प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। प्रत्येक जो दूरी होती है वह कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। तो पहला क्या होता है, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। जो प्रकाश किरण होती है वह सदैव बाईं ओर से क्या की जाती है, आपतित की जाती है। दूसरा देखते हैं, प्रत्येक दूरी दर्पण के साथ, प्रत्येक दूरी दर्पण के साथ, प्रत्येक दूरी दर्पण के साथ, प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से, प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से ना, प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, नापी जाती है। ठीक है, तो पहला प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है, दूसरा प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, और जो तीसरा होता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों का तीसरा है वो क्या है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, तो तीसरा को हम लोग देखते हैं, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो इस बेस पे हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार से क्या क्या देख लिए कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होता है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है आदि नापने की कई चिन्ह परिपाटियां हैं। यह केवल नई निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का वर्णन किया जा रहा है। पहला, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। जो आपका प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है, प्रत्येक दूरी ध्रुव दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है, और बाकी क्या होती है आप लोगों की ऋणात्मक होती है। उसकी आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है आप लोगों की ऋणात्मक होती है। तो ये आप लोगों की चिन्ह परिपाटी हो गई। इसके बेस पे हम लोग जब फोकस दूरी निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तब उसका उपयोग हम लोग इसके बेस पे करेंगे। जब प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होगी और प्रत्येक दूरी दर्पण के किससे मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी, और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई जो भी दूरियाँ होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, और आपतित किरण के जो विपरीत जो होगी वो क्या हो जाएगी, विपरीत जो दूरी होगी वो आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर। चलिए इसका आगे का कंटेंट को देखते हैं। गोलीय दर्पण फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध की स्थिति की जो अभिधारणाएं हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध की अभिधारणाएं हैं वो अभिधारणाएं किस तरीके से, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला अभिधारणा है, गोलीय दर्पण के द्वारा को छोटा मानते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के द्वारा को हम लोग क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे गोलीय दर्पण के द्वारक को, गोलीय दर्पण के द्वारक को छोटा मानते हैं, छोटा मानते हैं। और जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, तथा बिंदु रूप की वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। ठीक है। जो पहला होता है गोलीय दर्पण के द्वारा को हम लोग क्या मानते हैं, छोटा मानते हैं। तो पहला हो गया आप लोग गोलीय दर्पण के द्वारा को छोटा मानते हैं। जो दूसरा चीज़ होता है वो क्या होता है, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत होती है, तथा बिंदु रूप की वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, तथा बिंदु रूप की वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, तीसरा जो कंटेंट है इसका, तीसरा क्या है, सभी स्थिति में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के साथ कोण निर्मित करती है। क्या निर्मित करती है, कोण निर्मित करती है। तो सभी स्थिति में जो हमारा प्रकाश किरण है भाई, क्या सभी स्थिति में जो हमारा प्रकाश किरण है
सभी स्थिति में प्रकाश किरण, सभी स्थिति में प्रकाश किरणें, सभी स्थिति में प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ कोण निर्मित करती है, कोण निर्मित करती है। क्लियर। तो देखिए इस सभी धारणाएं के बेस में क्या क्या गया, गोलीय दर्पण के द्वारा को छोटा मानते हैं, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत होती है तथा बिंदु रूप की वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। सभी स्थिति में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के साथ क्या करती है, कोण निर्मित करती है, कोण क्या करती है, निर्मित करती है। तो इस चीज़ को हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के अभिधारणाएं के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण के लिए हम लोग जब देखेंगे इस चीज़ को, अवतल दर्पण के चित्रण 9.205 एमपीएन एक अवतल दर्पण है जिसमें P इसका ध्रुव है, ए फोकस है, C वक्रता केंद्र है, PC मुख्य अक्ष है, एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। यह किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर चली जाती है, CV को मिलाते हैं तब CV बिंदु B पर दर्पण का विलंब होगा। इस प्रकार हम लोग परावर्तन के नियमानुसार इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, एक रूप में देखते हैं। और B में उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग इस तरीके से देखते हैं। जब उत्तल दर्पण के लिए P इसका ध्रुव होता है, F फोकस होता है, वक्रता केंद्र, PN मुख्य अक्ष होता है, एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह किरण फोकस दूरी से BD दिशा में क्या हो जाती है, चली जाती है। इस बेस पे इसका भी निराकरण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग रैखिक आवर्धन। रैखिक आवर्धन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है। रैखिक आवर्धन क्या होता है इसके बारे में आता है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। रैखिक आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, सूत्र के रूप में लिखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि दर्पण में बने प्रतिबिंब, दर्पण में बने प्रतिबिंब, दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, और वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। रैखिक आवर्धन क्षमता क्या है, ये आता है एग्जाम में हमेशा, तो इस चीज़ को आप लोग लिखिएगा कि दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा या और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है रैखिक आवर्धन इक्वल टू रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के बटे में होता है वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई के बटे में होता है वस्तु की लंबाई होता है। रैखिक आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की क्या होती है, लंबाई होता है। फार्मूला के रूप में देखें तो m इक्वल टू आई बटे ओ, m इक्वल टू क्या होता है, आई बाय ओ। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, जब भी रैखिक आवर्धन क्षमता आप लोगों को निकालना रहेगा तो आप लोग यूज करेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। क्या किसका यूज करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की यूज करेंगे तो आप लोगों को रैखिक आवर्धन मिल जाएगा। रैखिक आवर्धन क्षमता क्या है, इसके रूप में ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होती है वस्तु के प्रतिबिंब से, इसमें जो वस्तु का आकार होती है वह प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी तथा वस्तु से दर्पण की दूरी के अनुपात दूरी की क्या होती है, तुल्य होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है भाई, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी तथा वस्तु से दर्पण के अनुपात दूरी के अनुपात की क्या होती है, तुल्य होती है। आगे देखते हैं लंबन, पैरालैक्स। पैरालैक्स लंबन क्या होता है, ये अक्सर आता है भाई, लंबन के रूप में हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यदि दो वस्तुओं को एक ही सीध में देखें तो वे समपाती दिखाई देती है,
यदि दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में देखें, अगर दो वस्तु एक ही चीज़ में देखें तो वो समपाती दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से आप देखना चालू करोगे इन दोनों वस्तुओं को एक ही चीज़ में, तो ठीक है। तो यदि इसी चीज़ को बोला जा रहा है, यदि दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में हम लोग देखते हैं, यदि दो वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ में देखते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है, यदि दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में देखें तो वे समपाती दिखाई देती है। किंतु यदि वे एक ही स्थान पर नहीं है तो आँख को दाईं ओर या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष विस्थापन होने लगता है। उनके सापेक्ष क्या होने लगता है, विस्थापन होने लगता है। अब होगा ही भाई, ये तो जाहिर सी बात है। यदि दो वस्तुओं को हम लोग एक ही चीज़ में देखते हैं, दो वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज़ में देखते हैं, तो वे समपाती दिखाई देती है। किंतु यदि वे एक ही स्थान पर नहीं हैं तो आँख को दाईं ओर या बाईं ओर हम लोग करते हैं, इस तरीके से आँख को यहाँ दाईं या बाईं ओर, दाईं या बाईं ओर इस तरीके से करते हैं, तो उनके सापेक्ष विस्थापन होने लगता है। जाहिर सी बात है कि उनके सापेक्ष विस्थापन होने लगेगा। इसको यहाँ ले जाओगे तो यहाँ से यहाँ दिखेगा, यहाँ से यहाँ दिखेगा, बायाँ से दायाँ दिखेगा, दायाँ से बायाँ दिखेगा। तो दूर स्थित वस्तु स्थित आँख की दिशा में और निकट स्थित वस्तु आँख की विपरीत दिशा में चलती प्रतीत होती है। इसके सापेक्ष विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन कहते हैं। इसके बीच में जो आप लोग विस्थापन होता है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। इस प्रकार दो वस्तुओं को हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में रख कर आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में रख कर आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे कि दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष जो विस्थापन होता है, उनका सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे लंबन कहते हैं। ठीक है, तो दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में रख कर आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन कहते हैं। तो जो दो वस्तुओं को एक ही चीज़ में रख करके आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष जो विस्थापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। तो ये लंबन के अंतर्गत, पैरालैक्स के अंतर्गत आता है, जब दो वस्तुओं को हम एक ही चीज़ में रखते हैं, जब वे एक दूसरे के समपाती दिखाई देते हैं, किंतु यदि वे एक ही स्थान पर नहीं है तो आँख को दाईं या बाईं ओर हटाने पर उनके सापेक्ष क्या होता है, विस्थापन होता है। चलिए इसका आगे देखते हैं हम लोग। संयुग्मी फोकस की अवधारणा किस तरीके से होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेटेड फोकस की तुलना हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इस प्रकार अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, क्लियर, इस प्रकार जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े पाए जाते हैं कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, तो बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को संयुग्मी फोकस कहते हैं। बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों में ही लागू होती है। ठीक है, जो अवतल दर्पण में बनते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह आभासी प्रतिबिंब में लागू नहीं होगी, ना ही यह उत्तल दर्पण में लागू होगी, यह केवल अवतल दर्पण में ही लागू, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण में ही ये चीज़ बनता है। तो इसी प्रकार अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े पाए जाते हैं कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तो बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों में ही लागू होता है, जो अवतल दर्पण में क्या होता है, जो अवतल दर्पण में बनते जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य
मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े, ऐसे बिंदुओं के जोड़े पाए जाते हैं, बिंदुओं के जोड़े पाए जाते हैं कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने से, वस्तु को एक बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है, बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को, बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को संयुग्मी फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों में बनता है, यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों में ही लागू होता है, वास्तविक प्रतिबिंबों में ही लागू होता है, जो अवतल दर्पण में बनता है, जो अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो संयुग्मी फोकस की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग इस तरीके से देख लिए कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदुओं के जोड़े पाए जाते हैं कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर तथा वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखने से उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों में ही लागू होता है, जो अवतल दर्पण में बनते हैं। आगे का कंटेंट है दर्पणों की पहचान, डिटेक्शन ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो चलिए दर्पणों की पहचान किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग इसको 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। तो दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से करते हैं। पहला देखिए, जो दर्पणों की पहचान है उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से होती है। पहला होती है आप लोगों को स्पर्श करके, यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ, पहला हम लोग स्पर्श करके देखते हैं। यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ, ठीक है, समतल है तो वह समतल दर्पण होगा। ठीक है, स्पर्श करके यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ समतल है तो वह समतल दर्पण होगा। अगर दबा हुआ है तो वह अवतल दर्पण होगा, और उभरा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो आपको देखना है दर्पण का परावर्ती पृष्ठ को, जो दर्पण होता है उसका परावर्ती पृष्ठ को देखना है। दर्पण का आपको परावर्ती पृष्ठ को देखना है। अब यहाँ से 3 कंडीशन आते हैं। पहला क्या आता है, अगर समतल है, पहला आपका समतल है, और दूसरा क्या है, दबा हुआ है, दूसरा आपका दबा हुआ है, और तीसरा क्या हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है, समतल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोगों का समतल दर्पण ही होगा, समतल दर्पण ही होगा। अगर दबा हुआ है तो वह अवतल दर्पण होगा, दबा हुआ है तो वह अवतल दर्पण होगा, और अगर उभरा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, इसी चीज़ को वहाँ पर बता रहा है कि दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से होती है। पहला स्पर्श करके, अभी स्पर्श कर रहे हैं इस तरीके से,
अनुभव कर रहे हैं। तो यदि दर्पण का परावर्ती पृष्ठ समतल है तो वह समतल दर्पण होगा, यदि दबा हुआ है तो वह अवतल दर्पण होगा, और यदि उभरा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण होगा। चलिए दूसरा चीज़ को हम लोग देखते हैं, प्रतिबिंब देख करके। पहला तो स्पर्श करके पता चल गया, और दूसरा हम लोग प्रतिबिंब देख करके ये बताएंगे, ये पता लगाएंगे प्रतिबिंब देख करके। तो प्रतिबिंब देख करके, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा है और वस्तु के आकार का बने, सदैव सीधा बने और वस्तु के आकार का बने, तब वह समतल दर्पण होगा। और यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो दो चीज़ होती है, प्रतिबिंब देख कर, पहला स्पर्श करके देख लिए, और दूसरा क्या होता है, प्रतिबिंब देख करके। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देख करके। यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा है और वस्तु के आकार का है तब वह समतल दर्पण होगा, और यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा है तथा वस्तु से छोटा बने तब वह उत्तल दर्पण होगा। तो दो चीज़ हो गया, स्पर्श करके हो गया और क्या करके हो गया, प्रतिबिंब देख करके हो गया। अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, दाढ़ी या हजामत बनाने में जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है तो उसका सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस तथ्य का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं भाई, तो यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो इस चीज़ को आप लोग देखोगे। दूसरा जो इसका कंटेंट है, दूसरा हमारे पास देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में, नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने वाले डॉक्टर बेल्ट के द्वारा एक अवतल दर्पण सिर पर पहन लेते हैं तथा इस अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश को स्थान विशेष पर फोकस कर सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मतलब वहाँ पर उसकी फोकस क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर वो लोग अवतल दर्पण से सिर पर पहन लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है, थर्ड में क्या है, टार्च, सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में परावर्ती के रूप में अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है, अर्थात फोकस कर देता है। इस तथ्य का उपयोग हम लोग सर्च लाइट के रूप में, वाहनों के लैंपों के रूप में, परावर्ती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है आप लोग देख चुके हैं। दाढ़ी या हजामत बनाने में जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाता है तो उसका सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस तथ्य का उपयोग दाढ़ी या हजामत बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग करके किया जाता है डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में। नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने वाले डॉक्टर सदैव बेल्ट एक दर्पण, अवतल दर्पण सिर पर पहन लेते हैं तथा इस अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश को स्थान पर विशेष फोकस का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जो तीसरा चीज़ होती है, टार्च, सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में, टार्च, सर्च लाइट या वाहनों के लैंपों में परावर्ती के रूप में अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है, अर्थात फोकस कर देता है। इस तथ्य का उपयोग हम लोग सर्च लाइट के रूप में किया जाता है, वाहनों के लैंप के रूप में किया जाता है और परावर्ती के रूप में, अवतल दर्पण के रूप में इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आगे है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग को हम लोग देखते हैं भाई, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला, मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक। मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है, इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो मोटर वाहनों में जो बाइक में लगे रहते हैं देखिए हो, उसके पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, अतः उत्तल दर्पण का उपयोग कार, मोटर वाहन के पीछे के विस्तृत क्षेत्र का छोटा तथा सीधा तथा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है, इसलिए इसमें उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। और जो दूसरा होता है उस चीज़ को देखते हैं, सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में। सड़क या चौराहों पर लगी, जो सड़क होते हैं, चौराहे रहते हैं बड़े बड़े जगह, तो वहाँ पर परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, जबकि अवतल दर्पण उसको क्या करता था, अभिसरित करता था। तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, अर्थात क्या कर देता है, फैला देता है,
फैला देता है। इस तथ्य का उपयोग कर सड़क के चौराहे पर लगी बत्तियों में उत्तल दर्पण के परावर्तक लगा देते हैं ताकि प्रकाश अधिक से अधिक क्षेत्रफल में फैल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में फैलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण के प्रयोग करते हैं। तो मोटर वाहनों के पीछे का जो ट्रैफिक देखने के उत्तल दर्पण किसी वस्तु प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है, अतः उत्तल दर्पण का उपयोग कार मोटर वाहनों के पीछे विस्तृत क्षेत्र के लिए करते हैं। सड़क के चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है अर्थात फैला देता है। इस तथ्य का उपयोग कर हम सड़क के चौराहे पर लगे बत्तियों के उत्तल दर्पण के परावर्तक के रूप में करते हैं ताकि प्रकाश अधिक से अधिक क्षेत्रफल में फैल सके। तो उत्तल दर्पण के अंतर्गत ये था। क्लियर। तो चलिए आगे का जो वीडियो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।